Welcome to lecture on elements of C operators, unary, binary and ternary, presented by Ravi Prakash Mathur, Senior Lecturer, Mechanical Engineering Department, Government Polytechnic College, जोधपुर। लेक्चर 9 के रूप में डिज़ाइन किया है ये, हालांकि काफ़ी इसमें विस्तृत विवरण है, इसलिए हो सकता है इसको हम दो पार्ट्स में विभाजित करके एलिमेंट्स ऑफ सी ऑपरेटर्स जो है उनको डिस्कस करें। यूनिट 2 हमारा चल रहा है और 2.5 सब यूनिट इस समय हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो इसमें हम पहले ऑपरेटर्स की जो नॉर्मल डेफिनेशंस हैं उसके हिसाब से बात करते हैं। ऑपरेटर्स आर दोज सिंबल्स विच टेल्स कंप्यूटर दैट विच अरिथमेटिक और लॉजिकल एक्शन विल टेक प्लेस। तो बिल्कुल सिंपल सी बात, किस प्रकार की अंकगणितीय अथवा तार्किक जो क्रियाएं हैं वो किस प्रकार से संपादित होंगी, ये बात कंप्यूटर को जो हम जिन सिंबल्स की मदद से बताते हैं उनको ऑपरेटर्स या प्रचालक कहते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम टू मैनिपुलेट डेटा एंड वेरिएबल्स। जो भी हमारे प्रोग्राम में डेटा और वेरिएबल्स है को किस प्रकार से मैनिपुलेट करना है, ये ऑपरेटर्स की सहायता से किया जाता है। जो जनरल फॉर्म जो हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कहते हैं, टाइप्स कहते हैं, वो इस प्रकार से हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स, कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर्स। जो दूसरा तरीका है जो सिलेबस में हमारे मेंशन्ड है, बेसिकली वो लिखा हुआ है कि यूनरी ऑपरेटर्स, समथिंग लाइक इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे, और टर्नरी ऑपरेटर्स जो हम जैसे हमने ऊपर 8वां नंबर लिखा है 8th नंबर, कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर्स। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को हम डिस्कशन में शुरुआत करेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से डिस्कशन को प्रारंभ करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम जो शुरुआत में हम ये कहें कि ऑपरेटर्स यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। प्रारंभ से ही हम जब से हमने छोटी क्लासेज में पढ़ाई शुरू की है और जब से हमने एक सिंपल सी हम कहते हैं गणित का सबसे सरल प्रारूप जो प्रारंभ में सीखा है वो अंकगणित अरिथमेटिक हमने शुरुआत में सीखा है। और उसमें भी हम देखते हैं कि जो सबसे सामान्य प्रारंभिक हम प्रक्रियाएँ करते हैं उसमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, और यदि उसमें से भाग देते वक्त कोई विशेष भागफल बच जाता है तो उसके बारे में बात करना। तो ये इस प्रकार के सी में भी 5 प्रकार के ऑपरेटर्स को मुख्य रूप से काम में लिया जाता है, जिसमें जो अंकगणित की जो सामान्य ऑपरेटर्स हैं जैसे कि एडिशन प्लस सिंबल से, सब्ट्रैक्शन माइनस सिंबल से, मल्टीप्लिकेशन में सी लैंग्वेज में बार बार हम आपको ध्यान दिला रहे हैं एक्स की तरीका का मल्टीप्लिकेशन निशान नहीं काम में लिया जाता है। एक 5 विंग्स वाला स्टार जनरली हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए काम में लिया जाता है सी के केस में, यह विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें। डिवीज़न का हम देखें तो अगर हम अंकगणित के केस में जो हम सामान्य अंकगणित है उसमें अगर हम भाग का या डिवीज़न का केस लेते थे तो एक हॉरिजॉन्टल स्लैश होता था, एक हॉरिजॉन्टल, और उस पर एक ऊपर छोटा सर्कल और एक नीचे छोटा सर्कल, इस तरीके का उपयोग हम जनरली करते थे। लेकिन जो ज़्यादातर जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेज है और स्पेशली हमारे सी का केस है उसमें हम देख रहे हैं एक स्लैश के रूप में डिवीजन को काम लिया जाने। किसी प्रकार ये भी वर्टिकल स्लैश है, हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल नहीं है जो सामान्य अंकगणित में होता था, और कोई प्रकार की छोटे जीरो के जो सिंगल है या बिंदी का सिंबल है वो भी काम में नहीं लिया जाता है। एक 5वां जो सी के केस में कंटिन्यू रेगुलरली काम में लिया जाता है ऑपरेटर, उससे हम कहते हैं रिमाइंडर आफ्टर इंटीजर डिवीजन। इंटीजर के डिवीजन के पश्चात जो भी शेष बचता है उसको इस यहाँ पे हम जो काम ले रहे हैं, जैसा कि हमने ज़्यादातर अंकगणित में सामान्य में परसेंटेज का जो साइन देखा है उस प्रकार का यहाँ पे सिंबल जो रिमाइंडर के रूप में काम में लिया जाता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने एक इंटीजर संख्या है 5 जिसको दूसरी इंटीजर संख्या 2 से डिवाइड करना है, अगर हमें डिवीज़न करना है तो रिमाइंडर क्या बचेगा ये हम देखते हैं। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो 2 पूर्ण रूप से उसमें डिवीज़न हो जाते हैं कि वो 4 की से मल्टीप्लिकेशन टेबल तक जाता है और
पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होने के कारण उसमें शेष एक सिंगल 1 बचता है। आप ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो 1 उस केस में रिमाइंडर हमारा कहलाता है। अर्थात अगर हम इसमें 5 रिमाइंडर 2 टाइप का कोई फंक्शन काम में लेना चाहेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। There is no exponential operator in C. However, there is a library function like P or W to carry out exponentiation. जो सामान्य रूप से एक्सपोनेंस का ई या 10 बेस के हम लॉग वगैरह काम में लेते हैं अंकगणित में, जो सामान्य वो सी में सीधे रूप से काम में नहीं लिया जाता एक्सपोनेंशियल, और एक लाइब्रेरी फंक्शन पी और डब्ल्यू के रूप में काम में लेता है, जिसको यथा समय हम विस्तार से चर्चा करेंगे। The operands acted upon by arithmetic operators must represent numeric value. Thus, the operands can be integer quantities, floating quantities, or characters. Remember that character constants represent integer value as determined by the computer's character set. The remainder operator, like percentage sign, requires that both operands be integer and the second operand be नॉन जीरो। मीन्स जब हमने अब एग्जाम्पल लिया था 5 डिवाइड बाई 2, तो 5 डिवाइड बाई 0 हम उस केस में इसमें वैलिड रूप से काम में नहीं ले सकते, नॉन जीरो होना चाहिए जो भी डिवाइजर है। सिमिलरली द डिवीजन ऑपरेटर स्लैश रिक्वायर्स दैट द सेकेंड ऑपरेंड बी नॉन जीरो। रिमाइंडर ऑपरेटर लें चाहे डिवीजन ऑपरेटर लें, दोनों ही केस में जो सेकेंड इंटीजर है वो नॉन जीरो रहना चाहिए, तभी यह फंक्शन करेंगे। Division of one integer quantity by another is referred to as integer division. This operation always results in a truncated quotient, i.e. the decimal portion of the quotient will be dropped. On the other hand, if a division operation is carried out with the two floating numbers or with one floating number and one integer, the result will be a floating quotient. एग्ज़ाम्पल के रूप में अगर हम देखना चाहें, हमने पहले जो इंटीजर हम जो कह रहे हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसमें कि द ऑपरेशन ऑलवेज रिजल्ट इन ए ट्रंकेटेड क्वोशिएंट। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 इंटीजर को 2 इंटीजर से डिवाइड करें तो हमारा जो कंप्लीट डिवीज़न 2 टाइम्स हो रहा है तो हमारा आंसर 2 रहेगा, और जो भी 1 रिमाइंडर टाइप का है उसको डिवीजन के रूप में कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। और इसी को अगर हम फ्लोटिंग इनको लें नंबर्स को, जैसे कि 5.0 हो और 2.0 हो, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड 1 इंटीजर दैट रिजल्ट विल ए फ्लोटिंग पॉइंट क्वोशिएंट। मान लीजिए 5.0 हम ले रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट 2.5 डिक्लेयर किया जाएगा, जबकि दोनों इंटीजर होने के केस में रिजल्ट जो है वो 2 रहेगा। सपोज दैट ए एंड बी आर इंटीजर, या एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। वेरिएबल्स हुज वैल्यूज़ आर 10 एंड 3, मान लीजिए ए और बी जिनकी वैल्यूज़ क्रमशः 10 और 3 है, अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो जो अर्थमेटिक ऑपरेशन हमने लिस्ट आउट किए हैं, फॉर एग्जांपल हम देखेंगे सिंपल एडिशन का अगर ऑपरेशन है 10 + 3 13 हो जाएगा, 10 - 3 नेचुरली 7 हो जाएगा, 10 स्टार के साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन 30 हो जाएगा। अब हम अगर देखें कि हमने दोनों इंटीजर काम लिए हैं तो 10 डिवाइड जब 3 करेंगे तो 3 बार कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 1 जो रिमाइंडर रह रहा है इस केस में जो ए डिवाइड बाई बी में केवल 3 ही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ इंटीजर ले रखे हैं। यही अगर हमारे नंबर जो है फ्लोटिंग नंबर होते हैं 10.0 और 3.0 टाइप, तो आंसर जो है 3 की बजाय 3.33 इस तरीके से आंसर अपने सामने आ जाता। और इसी तरीके से ए रिमाइंडर बी जब हम काम ले रहे हैं, यानी कि 10 को 3 से डिवाइड करने के बाद जब वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, हम देख रहे हैं 3 बार कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो एक शेष जो बचता है वो 1 है, इसलिए आंसर हमने 1 लिखा है। तो ए रिमाइंडर बी का मतलब आप पूरा डिवीज़न कर दीजिए और जो भी शेष बचता है वो आंसर होगा। ऊपर जस्ट हमने देखा था डिवीज़न का जो है वह आंसर होता है, उसमें जो भी रिमाइंडर बचता है उससे कोई भी उस समय उसमें कोई मीनिंग नहीं होता है, जो हमने ये डिवाइड भी लिखा है उसमें। नोटिस द ट्रंकेटेड क्वोशिएंट रिजल्ट फॉर द डिवीजन ऑपरेशन साइज बोथ ऑपरेंड्स रिप्रेजेंट इंटीजर क्वांटिटीज। आल्सो नोटिस दैट द इंटीजर रिमाइंडर resulting from the use of the modulus operator
इन द लास्ट एक्सप्रेशन। अगर हम देखें कि मान लीजिए 12.5 और 2.0 नाम की हमारे दो वेरिएबल्स हों तो किस प्रकार से ऑपरेशंस होंगे। तो हम देख रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन में अगर हम सिंपली एडिशन करना चाहें तो इस केस में हम देख रहे हैं दोनों ही हमारे फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, तो रिज़ल्ट हुआ 14.5 यहाँ पे। सिमिलरली हम अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है 10.5, क्योंकि दोनों फिर फ्लोटिंग है इसलिए वो रिज़ल्ट आ रहा है। मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो रिज़ल्ट एक्चुअली 25 आ रहा है, पर हमें उसको डिस्प्ले करते वक्त क्योंकि दोनों को हमने फ्लोटिंग नंबर्स लिया है, डिफाइन किया है, तो सी के केस में 20.5.0 हमें इंडिकेट करना आवश्यक है क्योंकि दोनों को फ्लोटिंग रिक्वेस्ट किया। अगर इसमें केवल 25 लिखते हैं तो वह इसमें सही ऑपरेट नहीं होगा। इसी प्रकार जब हम वेरिएबल वी को वेरिएबल 2 से डिवाइड करना चाहें, यहाँ पे जैसे 12.5 को 2.0 से डिवाइड करते हैं तो 6.25 हमारा रिजल्ट रहेगा इस केस में, क्योंकि दोनों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। इस प्रकार कैरेक्टर्स का केस अगर हम लेंगे तो कैरेक्टर्स के केस में हमें आस्क की जो वैल्यूज़ है उसके अंदर जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया फॉर पी एंड टी, मान लीजिए दो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास में, तो आस्क की नंबर्स जो है मान लीजिए C1 जो है वो P को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कैरेक्टर, और C2 जो है T कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चूँकि P की आस्क की वैल्यू 80 है तो C1 जो हमारा है वो यहाँ पे 80 इंडिकेट हो रहा है। इसी प्रकार जो आप नीचे की लाइन में देखेंगे कि T इज़ एनकोडेड एज 84 इन आस्क की नंबर्स, तो हम देखते हैं कि C1 प्लस C2 जब हमने लिया है तो वो 80 प्लस 84 करके 164 हुआ है। इसी प्रकार हमने एक एक्सप्रेशन में जब दो कैरेक्टर के साथ एक इंटीजर 5 को जब यहाँ पे लिखा है तो उस केस में हम देख रहे हैं जब हमने इंटीजर +5 नाम से जब लिखा है तो 164 ऑलरेडी पहले से हो रही है। यहाँ 5 केवल जब लिखा तो वो एक इंटीजर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरेक्टर को नहीं कर रहा है, उससे आस्क की वैल्यू का काम नहीं आएगा, सीधा 5 उसमें एडिशन होगा तो 164 और 5 ऐड करके 169 हुआ। लेकिन यदि हम 5 को सिंगल कोट, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया था कैरेक्टर्स के केस में, जब हम सिंगल कोट के अंदर कोई भी डिजिट्स या कैरेक्टर्स लिखते हैं तो वह उस केस में एक कैरेक्टर कांस्टेंट के रूप में हो जाता है, उसको आस्क की वैल्यूज़ के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर डबल कोट के अंदर होता है तो हमने पहले भी डिस्कशन किए थे कि वो स्ट्रिंग फॉर्म में कांस्टेंट आ जाते हैं। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं C1 प्लस C2 हमने पहले ही ऊपर 164 देख रखा है, और 5 जब हमने सिंगल कोट में लिया तो हम आस्क की टेबल के द्वारा जब हम 5 की वैल्यू को देखेंगे तो उसमें हमें वैल्यू 53 मिलती है। इसलिए जो एक्सप्रेशन है C1 प्लस C2 प्लस इन्वर्टेड जो सिंगल कोट है उसमें 5 जो है उसकी वैल्यू 53 होने के कारण 164 में 53 जो हम ऐड जब करते हैं तो 217 आंसर आता है। तो हम दोनों में देख सकते हैं दो एक्सप्रेशन का कंटिन्यूशन में जो आया है C1 प्लस C2 प्लस 5 बिना सिंगल कोट और C1 प्लस C2 प्लस 5 विद ए सिंगल कोड, तो दोनों में आंसर्स में डिफरेंस सामने आ रहा है। इफ़ वन और बोथ operands represent negative values, then the addition, subtraction, multiplication and division operations will result in values whose signs are determined by the usual rules of algebra. Integer division will be result in truncated towards 0, i.e. the result will be always be smaller in magnitude than the true quotient. इस प्रकार से हम जो पहला हमने डिस्कशन किया अरिथमेटिक का, दूसरा जो कैटेगरी है उसको डिस्कस करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि ऑपरेटर के साइन जो हमने है वो और उनका मीनिंग को हमने हाईलाइट किया है। अगर लेस देन का साइन है उसके साथ में अगर इक्वल का साइन है तो लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन का साइन है और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हमारे इसमें जो सी में है जनरली रिलेशनल ऑपरेटर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। दीज ऑपरेटर्स आर ऑफ all fall within the same precedence group which is lower than the arithmetic and unary operators. The associativity of these programs is left to right. इसको हम बाद में विस्तार से डिस्कस करेंगे इस बात को, प्रीसीडेंस को। Closely associated with the relational operators are the following two equality operators,
इसमें हम देख रहे हैं इक्वल का जब 2 बार साइन काम में लिया जाता है तो उसको सी की लैंग्वेज में इक्वल टू आता है। जब सिंगल हम काम लेते हैं तो वो असाइनमेंट के सिंगल इक्वल का साइन जब हम काम लेते हैं तो असाइनमेंट किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है तो हम जैसे पर हमने लिखा था कि एक्स इज सिंगल, उसमें इक्वल टू का साइन लें और उसके एक्स के साथ में अगर हम मान लीजिए 4 लिखते हैं तो उसका मीनिंग यह है कि x नाम के वेरिएबल की जो मेमोरी है उसमें 4 असाइन उस पर्टिकुलर स्टेज पे हो रहा है। कैरेक्टर भी हो सकता है, कांस्टेंट, अलग अलग तरह की उसमें वैल्यूज़ इंडिकेट हो सकती है। नॉट इक्वल टू का जो सी के केस में है उसमें एक्सक्लेमेशन के साइन के साथ हम देखते हैं कि इक्वल टू का साइन है। जनरल अर्थमेटिक में हम केस में हम ये करते हैं कि इक्वल टू का साइन लिखते हैं और उसी को एक स्लैश से हम उसी को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको हम नॉट इक्वल टू कहते हैं। जबकि इस केस में हमारे सी के केस में ये इसको अलग ढंग से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें एक्सक्लेमेशन का निशान जो है आश्चर्यात्मक, जो हमारा एक वर्टिकल बार और उसके नीचे डॉट इस प्रकार का सिंबल और इक्वल टू अगर उसके साथ साइन है तो इसका मीनिंग ये होगा सी के केस में नॉट इक्वल टू। द इक्वलिटी ऑपरेटर्स फॉल इनटू ए सेपरेट प्रेसिडेंस ग्रुप beneath the relational operator. These operators also have a left to right associativity. Those 6 operators are used in form of logical operators which represent conditions that are either true or false. The resulting expression will be type integer since true is represented by integer value 1 and false is represented by the value 0. एग्जाम्पल देख रहे हैं हम कि आई का मान हमने ऊपर लिखा आई जे के हमने लिखे हैं कि इनकी वैल्यू हो अगर 1 2 और 3 रेस्पेक्टिवली वैल्यूज़ हो तो हम अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशंस को देखें। हमने लिखा आई इज़ लेस देन जे यानी कि 1 इज़ लेस देन 2, ये नेचुरल वे में एक ट्रू स्टेटमेंट है तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी। दूसरा एक्सप्रेशन जैसे हम लिखा आई प्लस जे का मतलब 1 + 2 यानी कि 3। इसमें लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू के यानी कि 3। अगर हम इसको देखें तो एक तरह से आई प्लस जे भी 3 आ रहा है और ग्रेटर देन इक्वल टू जब उसमें लिखा गया है के से तो के भी 3 है तो ये ट्रू, इसमें वैल्यू सिंगल रहेगी। अगर इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू के स्थान पर केवल ग्रेटर का साइन आता तो ये वैल्यू ट्रू नहीं होती क्योंकि 3 इज़ ग्रेटर देन 3 तरीके की इक्वेशन बनती है और उस केस में यह वह जो है इंटरप्रिटेशन ट्रू नहीं रहता। अगला हम देखें एक्सप्रेशन अगर j प्लस के, इसका मतलब 2 + 3 यानी कि 5। इसमें हम एक्सप्रेशन में चाह रहे हैं क्या ग्रेटर देन i + 5, i मीन्स 1 + 5 यानी कि 6, तो पहला वैल्यू 5 है दूसरी 6 है तो ये रिजल्ट मैथमेटिकली गलत होगा, तो इसीलिए इसे फॉल्स की श्रेणी में हमने रखा है तो वैल्यू 0 रहेगी। की इज़ नॉट इक्वल टू 3 इस प्रकार का इक्वेशन लिखा है जबकि हम देख रहे हैं कि वैल्यू ऑलरेडी 3 हमने एज्यूम कर रखी है इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रहा है, फॉल्स हो रहा है तो वैल्यू 0 इसमें रहेगी। जी के बाद 2 इक्वल टू के साइन और 2 लिखा हुआ है और हमने एग्जाम्पल स्टार्ट करते वक्त जे की वैल्यू 2 एज्यूम करी है इसलिए जे इज इक्वल टू 2 एक ट्रू इक्वेशन है और इसकी वैल्यू 1 रहेगी। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। In addition to the relational and equality operators, C contains 2 logical operators also called logical connectivities, जो कि हमारे सिंबल्स जो हैं 2 बार एंड जो हम एम्पर्स एंड जो हम काम लिखते हैं उसका मीनिंग यहाँ पे ऑपरेटर्स फॉर्म में एंड रहेगा और 2 वर्टिकल बार्स अगर हम काम में लेते हैं तो मीनिंग यहाँ पे सी के केस में और रहेगा। These operators are referred to as logical and logical or, लॉजिकल एंड लॉजिकल और रेस्पेक्टिवली इनका हमारा मीनिंग या इनका डिस्क्रिप्शन हम रहते हैं। द लॉजिकल ऑपरेशंस एक्ट अपॉन द ऑपरेंट्स दैट आर देमसेल्व्स लॉजिकल एक्सप्रेशंस। द नेट इफेक्ट इज टू कंबाइन द इंडिविजुअल लॉजिकल एक्सप्रेशंस इनटू मोर कॉम्प्लेक्स कंडीशंस दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स। द रिजल्ट ऑफ ए लॉजिकल ऑपरेशन will be the true only if both operands are true, whereas the results of logical or operation will be true if either operand is true or if both operands are true. In other words, the result of a logical or operation will be false only if both operands are false. In this context, it should be pointed out that any non-zero value, not just 1,
इज इंटरप्रेटेड एज ट्रू। एग्जाम्पल्स देख रहे हैं हम, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इंटीजर वैल्यू जो है 7 लिया है आई का, एफ इज़ ए फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल जो 5.5 लिया है, एंड सी को जो है एक कैरेक्टर वैल्यू के रूप में जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं द कैरेक्टर वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर डब्ल्यू, सेवरल कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशंस दैट मेक यूज ऑफ द वेरिएबल्स आर शोन बिलो। हम देखें आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 डबल एंड और सी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू। जब हमने लिखा है डब्ल्यू हमारे इस केस में देखेंगे हम उसकी वैल्यू में आज की वैल्यू से निकालना पड़ेगा वेरिएबल की, और सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, सी हमारे इस केस में जो है वो डब्ल्यू को काम में लिया हुआ है, और हमने लिखा एंड और सी इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो ये ट्रू रहेगा और वैल्यू 1 रहेगी। इसी प्रकार की दूसरे एक्सप्रेशन से भी हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं जो आज की वैल्यू के साथ में डिसाइड किए जाएंगे। द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू बिकॉज बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। आई जो हमने लिया वो 7 है, अगर हम उसको कह रहे हैं उसे 6 से बढ़ा है तो ओके है। इसके बाद सी हमने कहा इक्वल टू डब्ल्यू हमने लिखा है, तो वो ऑलरेडी हमने वेरिएबल उसी को एज्यूम किया है, इसलिए वो ट्रू है। इन द सेकेंड एक्सप्रेशन बोथ ऑपरेंड्स आर अगेन ट्रू, आई 6 से जो लिखा ही है हमने, और उसमें दूसरा हमने जो हमने काम लिया है एंड के बजाय और जो काम लिया है सी इक्वल टू 119, जो सी जिसमें देख रहे हैं दोनों ही वैल्यू ट्रू है, इसलिए ओवरऑल एक्सप्रेशन ट्रू है। थर्ड एक्सप्रेशन इज फॉल्स बिकॉज ऑफ द सेकेंड ऑपरेंड इज, जो इसमें लिखा आई प्लस एफ इज लेस देन इक्वल टू 10, तो आई हमने 7 लिखा हुआ है, एफ हमने 5.5 लिखा है, तो वैल्यू 12.5 हो जाती है। तो इस केस में यह पार्ट जो है सेकेंड ऑपरेंड ट्रू नहीं है, तो जब दोनों इसमें फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू और पहला जो है वह भी सी बराबर हमने पी लिखा है जबकि हमने एजम्पशन में डब्ल्यू लिया है, तो दोनों ही फॉल्स होने के कारण एंड फाइनली द फोर्थ एक्सप्रेशन इज एक्चुअली, तो हम कह रहे हैं फोर्थ एक्सप्रेशन इज ट्रू बिकॉज द फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू। हम लिखा द थर्ड एक्सप्रेशन इज फॉल्स बिकॉज द सेकेंड ऑपरेंड इज फॉल्स। सेकेंड में हम लिखा इज एफ इज आई इज ग्रेटर देन 100, जबकि आई की वैल्यू हमने 7 ले रखी है, तो एफ हमने लिखा लेस देन 11, वो सही है, लेकिन सेकेंड ऑपरेंड जो है वो गलत बता रहा है, इसलिए उसमें हमने फॉल्स कॉम में दिया, जिसके कारण वैल्यू इसकी 0 रहेगी। सी आल्सो इंक्लूड्स द यूनियरी ऑपरेटर्स, एक्सक्लेमेशन साइंस हम जो कह रहे हैं दैट नेगेट्स the value of a logical expression, i.e. it causes expression that is logically true to become false and vice versa. The operator is referred to as logical negation or logical not operator. उसके भी हमने एग्जांपल लिए हैं, वही 7 मानते हुए 5.5 मानते हुए हमने जो एग्जांपल इसमें भी लिया है, हम देख रहे हैं f is greater than 5, ये ट्रू है तो हमने इसकी वैल्यू 1 रखी है। एक्सक्लेमेशन साइन के साथ हम लिख रहे हैं f is greater than 5, इसको हमने आई को हम देख रहे हैं नॉट हम लिखा ऊपर देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है कि द सी आल्सो इंक्लूड्स द यूनरी ऑपरेटर दैट निगेट्स द वैल्यू ऑफ ए लॉजिकल एक्सप्रेशन। उसके कारण यहाँ पे हम देख रहे हैं आई इज़ लेस देन 3, जब हम इक्वल टू 3 लिखा है तो ये फॉल्स आ रहा है क्योंकि 7 वैल्यू है तो 0 इंडिकेट हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं नॉट इक्वल टू आई इज इक्वल टू लेस देन 3, इसको ट्रू हो रहा है, मतलब सही कह रहे हैं इसलिए उसको ट्रू वापस किया है। तो इस प्रकार से ये जो ऑपरेटर है ये काम करता है। फोर्थ टाइप जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर। देयर आर सेवरल डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स, सी ऑल ऑफ देम आर यूज्ड टू फॉर्म assignment expressions which assign the value of an expression to an identifier. The most commonly used assignment operator is equal to assignment expression that made use of the operators are written in the form identifier equal to expression, where identifier generally represents a variable and expression represents a constant variable or more complex expression. सिंपल एग्जांपल के रूप में हम देखें, एक वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 3 असाइन की है, एक वेरिएबल एक्स है जिसको वेरिएबल वाई है जिसकी वैल्यू वाई असाइन की गई है, डेल्टा नाम का वेरिएबल है जिसको एक फ्लोटिंग पॉइंट 0.001 वैल्यू असाइन की जा सकती है, सम नाम का एक वेरिएबल है जिसको ए
प्लस बी इस एडिशन बी नाम की वैल्यूज़ असाइन की जा सकती है। इसी प्रकार से एरिया नाम के वेरिएबल्स जो हम देखते हैं जनरली लेंथ इंटू विड्थ होता है इक्वेशन के फॉर्म में, तो लेंथ इंटू विड्थ की जो वैल्यूज़ है वो एरिया हम मेमोरी बॉक्स को असाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट असाइनमेंट एक्सप्रेशन कॉजेज द इंटीजर वैल्यू 3 टू बी assigned to the variable a, and the second assignment causes the value of y to be assigned to x. In the third assignment, the floating value of 0.001 is assigned to a delta variable. Just like मैंने आपको कहा, the last two assignments each results in the value of an arithmetic expression being assigned to a variable if the value a plus b is assigned to sum and the value of length and width multiplied by width is assigned to area. Remember that the assignment operator equal to and the equality operator, two times writing equal to sign, are distinctly different. The assignment operator is equal to assign value to the identifier, whereas the equality operator is used to determine if two expressions have the same value. The operators cannot be used in place of one another. Beginning programmers not use the assignment operation when they want to trend for equality. This results in a logical error that is usually difficult to detect. C contains the following 5 additional assignment operators. We can say plus equal to, minus equal to, multiple equal to, division equal to, and the remainder equal to. To see how they are considered, the operator plus equal to the assignment expression 1 plus equal to expression 2 is assigned to expression 1 plus expression 1 and plus expression 2. Similarly, the assignment expression 1 माइनस इक्वल टू जो है उसमें हमने लिखा है एक्सप्रेशन 2 इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं ऊपर हमने साइन लिया था एक्सप्रेशन 1 प्लस, यहाँ पे एक्सप्रेशन माइनस, और इसी प्रकार से बचे हुए जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। और इनको एक एग्जांपल फॉर्म में हम देख रहे हैं कि अगर आई के साथ प्लस एंड इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो इसका मीनिंग है कि आई की वैल्यू एक, आप देखेंगे कि जो हम देख रहे हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस 5, तो आई की ओरिजिनल वैल्यू 5 है और अगर हम 5 से उसे और इंक्रीमेंट करते हैं तो उसकी कुल वैल्यू 10 रिजल्ट आता है। इसी प्रकार है हमने जब ऊपर एफ अगर हमने ले रखा है, जी ले रखा है, उनकी वैल्यूज़ अलग अलग एक्सप्रेशन जो हमने लिस्ट आउट किए हैं वो सामने आपने ऊपर असाइनमेंट ऑपरेटर्स के सिद्धांत के अनुसार सामने आती हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस एंड द डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस ये यूनिटरी ऑपरेटर्स की श्रेणी में आते हैं। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर causes its operand to be increased by 1, whereas the decrement operator causes its operand to be decreased by 1. The operand used with each of these operators must be a simple variable. Suppose यहाँ पे देखिए हम अगर एग्जांपल जो लिया है कि अगर हम a की वैल्यू 5 है और द एक्सप्रेशन प्लस प्लस आई लिखा जाता है, तो उस केस में आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 का मीन्स जो आई की मॉडिफाइड वैल्यू जो हमें है वो इंक्रीज अगर हम करते हैं, ओरिजिनल 5 है, 1 से इंक्रीज होने पर वो 6 हो जाएगी। अगर ये माइनस माइनस आई का एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब अगर आई की वैल्यू शुरू में 6 है तो हम -1 एक से उसको डिक्रीमेंट करते हैं तो और जो न्यू वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। ये साइन जो है पहले भी काम में ले जा सकते हैं, जिसे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर या प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं, और यहाँ आई के पश्चात अगर हम ये काम में ले रहे हैं तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के फॉर्म में भी ये काम में आते हैं, लेकिन ऑपरेशन के टाइम इनकी रिजल्ट्स जो हैं वो फिर डिफरेंट आते हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने कहा था थोड़ा लंबा डिस्कशंस होने के कारण 2 भागों में विभाजित कर लिया है हमने, और पार्ट 2 में हम आगे कंटिन्यू रखेंगे जो भी ऑपरेटर्स के बारे में स्थिति है। अभी जो आपसे डिस्कशन हुआ है उसको आप अच्छी तरह से देखिए, दूसरी किताबों में और रिसोर्सेज से उसको पढ़िए, और उसको समझने के बाद आपको कोई डाउट्स को क्वेरी फिर भी रहती है तो मेरे जो मैं डिस्प्ले कर रखा है व्हाट्सएप से कनेक्टेड मेरा मोबाइल नंबर पे आप अपनी क्वेरीज डाउट्स भेजिए और मैं उनको आपको समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।